बच्चों आज के लेक्चर के अंदर अपन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से किसी चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगता है उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करवाए जा चुके हैं। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले पे डिस्कस करने वाला हूँ, इसको आप अच्छे से समझें। देखो फार्मूला कुछ इस तरीके से है कि वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो फार्मूला होता था E इक्वल टू लिमिट तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, F/Q0, ये फोर्स का फार्मूला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला था। और आपको पता होगा कि एक चार्ज Q था, उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप था जिसमें एक दूसरा चार्ज एंटर कर रहा था जिसका नाम था Q0। तो ये Q क्या कर रहा था, इस Q0 के ऊपर फोर्स लगा रहा था। तो देखो बच्चों इस जगह पे फोर्स क्यों लग रहा था, क्योंकि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट के ऊपर। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, F/Q0। तो F का क्या फॉर्मूला आएगा उसको उधर भेज दो, तो F इक्वल टू होगा Q0 इंटू E, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब एक्चुअली ये फोर्स किस पे लग रहा है, Q0 पे लग रहा है। अगर Q0 की जगह Q पे अगर फोर्स लगे, देखो इस फॉर्मूले को आप समझे, फोर्स किस पे लग रहा है, Q0 के ऊपर। आप देखें इस डायग्राम में Q0 पे लग रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, Q का। पर अगर मान लो ये सिचुएशन उल्टी हो जाए, उल्टी हो जाने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और का हो। अभी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, ये E किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका Q का। बट किसी और का इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जैसे ये किसी और का इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं और से आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, Q का है। बट इस बार ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और का है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज रखा हुआ है, आपने Q चार्ज रख दिया। कौन से चार्ज को रख दिया आपने, Q चार्ज को रख दिया। तो आपने इस Q चार्ज को रख दिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इस Q चार्ज के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग फोर्स लगता है। अगर ये चार्ज नेगेटिव है, अगर ये चार्ज मान लो नेगेटिव है, अगर नेगेटिव चार्ज को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हो -Q को, तो उस पर फोर्स जो लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, इधर फोर्स लगेगा। पॉजिटिव चार्ज पे अलॉन्ग फोर्स लगेगा, नेगेटिव पे इधर। तो कुल मिला के अगर मैं आपसे पूछूं फोर्स का फॉर्मूला इस चार्ज Q के लिए बताऊं, तो जो फोर्स पहले ये फोर्स लग रहा था Q0 पे, अब Q0 की जगह ये फोर्स अब लग रहा है Q के ऊपर, तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा, Q पे लग रहा है फोर्स इसलिए यहाँ पे Q आएगा, Q0 की जगह कौन आएगा, Q। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Q इंटू E ये फोर्स का फॉर्मूला है। बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, तो इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। तो एक बार मैं ये फॉर्मूला लिख लेता हूँ। फोर्स ऑन अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हेडिंग डाल देना भले आप, ये टॉप है तो एक तरीके से कॉन्सेप्ट लिखा रहा हूँ मैं आपको, ये कॉन्सेप्ट है बट ये काम के कॉन्सेप्ट है। फोर्स अगर निकालना आपको, जैसे ये चार्ज रखा हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये चार्ज पड़ा हुआ है, Q चार्ज है, और इस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इस पर फोर्स भी मान लो इधर की तरफ ही लग रहा है, F फोर्स इधर लग रहा है। नेगेटिव होगा तो उल्टा लगेगा, है ना। अभी ये मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा, F इक्वल टू Q इंटू E। ठीक है, अभी मैं वेक्टर नोटेशन नहीं लगा रहा हूँ, खाली F इक्वल टू Q इंटू E, ये फोर्स का फॉर्मूला है। तो कुल मिलाकर अपन ये समझ रहे हैं कि जो फोर्स है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो डिपेंड कर ही रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा, और एक चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये फोर्स का कॉन्सेप्ट हो गया, सबसे पहले फोर्स का कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ, तो फोर्स है तो फिर एक्सेलरेशन भी होगा, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज के ऊपर कितना एक्सेलरेशन लगेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला एक तो आपने पढ़ा होगा 11th के अंदर, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ma, और एक हमने अभी फोर्स का फॉर्मूला निकाला Q इंटू E। तो एक्चुअली एक्सेलरेशन पूछा जाए आपसे A, तो क्या होगा, इसको m को नीचे भेज दो, QE अपॉन m। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखाया जा रहा है आपको। तो देखो वहाँ पे वो फोर्स जो है वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है वो मास पे डिपेंड कर रहा है, और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ये एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। तो चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा आपको याद रखना। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन दे दूँ कि एन इलेक्ट्रॉन, छोटा सा क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए, ठीक है, विच विल एक्सपीरियंस, विच विल हैव, लिख लो आप, विच विल हैव या एक्सपीरियंस
एक तो सबसे पहले ग्रेटर फोर्स, और एक आपसे पूछा जा रहा है ग्रेटर एक्सेलरेशन। किस पे फोर्स ज़्यादा होगा और किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा भाई। फोर्स ऑन चार्ज क्या फॉर्मूला है, चार्ज पे फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू क्यू ई, ये फोर्स का फॉर्मूला। अब ये फोर्स का फॉर्मूला फॉर प्रोटॉन लगाना है मुझे, या पहले फॉर इलेक्ट्रॉन लिख लो अपने। तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रॉन मैंने खाली ई लिखा F ई, तो यहाँ चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है भाई ई, कैपिटल ई आ जाएगा, ई कैपिटल ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्यू चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो स्मॉल ई होता है। देखो बच्चों, अगर मैं वेक्टर फॉर्म लगाता ना तब आपको यहाँ पे फिर नेगेटिव साइन भी लगाना पड़ता, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अपोजिट लगेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, इसलिए फोर्स उधर लगेगा। और खैर अभी हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, हमें वैल्यू से लेना देना है। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स होता है क्यू ई, क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई आ गया। और ये फोर्स अगर मैं प्रोटॉन के लिए कहूँ तो प्रोटॉन के लिए अगर फोर्स की बात की जाए तो प्रोटॉन का चार्ज भी ई होता है, बस प्लस ई होता है, ये हमें पता है। तो प्रोटॉन का चार्ज भी ई, तो ये तो दोनों फोर्स हो गए सेम हो गए भाई, दोनों पे सेम फोर्स है, देख लो। तो इसका मतलब जो ये फोर्स होता है वो मास पे डिपेंड ही नहीं करता है। हमें पता है यूँ तो मास प्रोटॉन का ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, बट हम यहाँ पे ये देख रहे हैं दोनों पे फोर्स बराबर होगा, क्योंकि फोर्स ओनली डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर, और दोनों का चार्ज क्या इक्वल है। इतना ईजी कॉन्सेप्ट है यार कि फोर्स ओनली डिपेंड्स अपॉन द चार्ज। सो हियर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ विल हैव इक्वल फोर्स, बोथ विल एक्सपीरियंस इक्वल फोर्स, दोनों पे सेम होगा। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो मैं ये थोड़ा सा यही पार्ट इतना सा रफ कर लेता हूँ ताकि एक्सेलरेशन भी दिखा दूँ मैं आपको। यहाँ इस टॉपिक के मैं कॉन्सेप्ट ही बताऊँगा आपको। अगर एक्सेलरेशन की बात करूँ तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये रहा क्यू ई बाई एम। तो ये फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रॉन लगाऊँ तो मैं इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन चाहिए, तो यहाँ चार्ज क्यू की जगह आ जाएगा स्मॉल ई, और कैपिटल ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं लिख लेता हूँ एम ई। और फॉर्मूला प्रोटॉन के लिए क्या होगा भाई, फॉर प्रोटॉन का एक्सेलरेशन निकालना हो तो स्मॉल ई, कैपिटल ई, और प्रोटॉन का मास हो जाएगा एम पी। क्लियर। अब देखो आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे तो ये दोनों जो है ना, ऊपर तो टर्म सेम आ रही है ई, लेकिन अपॉन में मास भी आ रहा है। और आपको पता है, यहाँ मैं साइड में लिख लेता हूँ, आप नीचे लिख लेना। सिंस किसका मास ज़्यादा होता है भाई, मास प्रोटॉन का ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन का कम होता है। प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है, तो प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, तो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, ठीक है। तो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो इलेक्ट्रॉन विल हैव ग्रेटर एक्सेलरेशन। एक नीचे लाइन लिख लेना, इलेक्ट्रॉन विल हैव ग्रेटर एक्सेलरेशन, एक नीचे लाइन लिख लेना। तो इसका आंसर हो गया इलेक्ट्रॉन, सेकेंड पार्ट का। इलेक्ट्रॉन जो है उसमें एक्सेलरेशन उसका ग्रेटर होगा, ग्रेटर एक्सेलरेशन। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब मैं और भी आपको दूसरे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो बच्चों, अब एक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर अपन बात कर रहे हैं। अगर कोई एक छोटी सी बॉल हो जो सस्पेंडेड हो, देखो एक बार किसी बच्चे ने पूछा था सर ये आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पैरेलल लाइनें कहाँ से लाते हो, कैसे लाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्चुअली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसमें क्या होता है, दो प्लेट्स होती है। एक प्लेट ये ऐसे दो प्लेट्स होती है, एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देते हैं और एक प्लेट को नेगेटिव चार्ज देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डेवलप होता है। आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, है ना। अभी इसमें कोई ध्यान नहीं देना। अब मैं एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूँ आपको कि ये भी कॉन्सेप्ट ही है, चार्ज पार्टिकल की जगह ड्रॉप भी हो सकती है, कोई भी ड्रॉप है सस्पेंडेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी बच्चों देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऐसे कॉन्सेप्ट से ही हमारे न्यूमेरिकल कवरअप होंगे, ध्यान रखना। ये खाली डेरिवेशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने सीधा टॉपिक के थ्रू आउट डेरिवेशन सारे कर लिए और काम खत्म हो गया, नहीं। साथ में जो उसके कॉन्सेप्ट्स निकल रहे हैं वो करने हैं, क्योंकि एग्जाम में अब यही आते हैं आजकल, डायरेक्ट डेरिवेशंस नहीं आते हैं। तो देखो बच्चों, अपन को है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे आपको याद होगा मैंने एक टॉपिक करवाया था जिसमें दो बॉल थी, एक ऊपर थी एक नीचे थी, और एक बॉल जो है वो लटकी हुई थी। तो उसमें हम क्या कर रहे थे, फोर्स को mg के बराबर कर रहे थे।
तो उसमें फोर्स को mg के बराबर कर रहे थे, तो यहाँ पे भी फोर्स को mg के बराबर करेंगे, लेकिन यहाँ दो बॉल नहीं होगी, यहाँ एक ही बॉल होगी। जैसे ये एक बॉल है, क्लियर, ये एक बॉल है, और देखो इस बॉल के ऊपर जो है भाई पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी डायरेक्शन मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नीचे की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चलो ऊपर ले लेता हूँ मैं, किसी एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन खुद आपको दे देगा। ये ऊपर की तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इस बॉल के ऊपर जो है अभी चार्ज पड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। कौन सा चार्ज पड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, क्यू चार्ज पड़ा हुआ है। अब ये बॉल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रोकना है, ये गिरने नहीं देनी नीचे। नीचे क्यों गिरेगी, क्योंकि नीचे इसका क्या लगेगा, वेट लगेगा। तो नीचे तो जो वेट लगेगा वो कितना होगा भाई, mg हमने पढ़ा हुआ है, mg वेट की वजह से नीचे गिरेगी। अब देखो अकेला एक चार्ज, आपको ये दिमाग में रखना है, फोर्स के हमारे पास दो फार्मूला हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। एक फोर्स का फार्मूला जो है कूलाम वाला, K Q1 Q2 अपॉन r², ये फार्मूला है ही है ना, आपने पढ़ा हुआ है कूलाम फोर्स का फार्मूला। ये फार्मूला तब काम आएगा जब दो चार्ज होंगे, दो चार्ज अगर दिए जाए तब आपको ये फार्मूला लगाना है। और दो की जगह अगर खाली अकेला एक ही चार्ज दिया जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाए, तब आपके दिमाग में सीधा ये फार्मूला आ जाना चाहिए, मुझे QE वाला फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे ये चार्ज Q है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इसलिए इस चार्ज के ऊपर फोर्स का फार्मूला QE लगेगा। पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर किधर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ऊपर है, ऊपर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स भी कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, और कितना फोर्स लगेगा, QE। क्लियर। तो भाई ये इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए इस पर QE किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल हो जाएगा। बस फोर्स को mg के इक्वल कर दो। पहले इससे पहले वाले टॉपिक में हमने mg के इक्वल किया था K Q1 Q2 अपॉन r², क्योंकि वहाँ दो बॉल थी, यहाँ एक ही बॉल है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ इसके अंदर, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता था। तो ये इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना आपको, क्लियर। अच्छा, ये अगर बॉल जो है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे हो जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो पॉजिटिव चार्ज है ना, अगर चार्ज पॉजिटिव है तब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, अपवर्ड होनी चाहिए। डायरेक्शन भी पूछते हैं क्वेश्चन के अंदर, डायरेक्शन ऑफ फील्ड अपवर्ड। कब अपवर्ड कब होनी चाहिए, ये पॉजिटिव चार्ज का केस है, फॉर पॉजिटिव चार्ज। ये ऐसे कॉन्सेप्ट से ही आप न्यूमेरिकल कर पाओगे, अदरवाइज तो फिर पढ़ा हुआ कोई मतलब का नहीं। अगर पॉजिटिव चार्ज की जगह अगर बॉल के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाता, तब आप मान लो, जैसे अब ये टॉपिक लिख लेना, इसके नीचे फिर B पॉइंट लगाना है आपको, B पॉइंट पे लिखना फॉर नेगेटिव चार्ज। मैं यहाँ से रफ करूँगा अभी। देखो अगर ये नेगेटिव हो जाती है, ये अगर नेगेटिव हो जाता ये बॉल, ये ड्रॉप, तो फिर ये क्या इक्विलिब्रियम में रहती क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, तो नेगेटिव पे मैंने फोर्स बताया आपको, नेगेटिव पे फोर्स ऊपर नहीं लगेगा भाई, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर नहीं लगता नेगेटिव चार्ज पे फोर्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और इस बॉल को नेगेटिव चार्ज दिया है, तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। ये बताया हुआ कॉन्सेप्ट है आपको कि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। तो नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो फोर्स नीचे हो जाएगा, तो QE फोर्स नीचे हो जाएगा, तो QE भी नीचे है और mg भी नीचे, तो फिर ये तो ऑब्वियसली ये तो बॉल इक्विलिब्रियम में रहेगी नहीं, गिर जाएगी नीचे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को डाउनवर्ड करना पड़ेगा। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ। बी पार्ट नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, पार्ट नंबर बी है फॉर नेगेटिव चार्ज। जैसे ये एक बॉल है, क्लियर, और इस पे नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, -q चार्ज दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नीचे करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड लगाना पड़ेगा। डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो इससे क्या बेनिफिट होगा, देखो वेट तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, वेट तो नीचे है ही है, वेट तो W = mg, वेट तो नीचे लगेगा ही लगेगा, वेट का तो सोचना ही नहीं है। अब इसको रोकना है, होल्ड करना है, सस्पेंड करना है, तो वेट नीचे है, तो वेट को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स किधर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या ऊपर होगा क्या, तो वहाँ होगा। क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो नीचे और फोर्स किधर लगता है, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। फोर्स QE जो लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, माइनस नहीं लगाना है, वेक्टर नहीं लगा रहे आप, तो फोर्स लगेगा ऊपर QE वाला और mg नीचे है, तो अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। फोर्स ऊपर क्यों लग रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, फोर्स तो हमें ऊपर ही लगाना है QE, भाई mg तो नीचे हो गई होगा, तो QE हमेशा ऊपर लगाना है, भले पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव। लेकिन पॉजिटिव चार्ज में QE ऊपर लगाना है, तो QE ऊपर तब लगेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ हो, ऊपर हो, क्योंकि अलॉन्ग होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज में भी QE ऊपर लगाना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नहीं ले सकते आप, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लेना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में फील्ड अपोजिट होता है फोर्स के। तो बच्चों कुल मिलाकर के यहाँ पर भी सेम यही कॉन्सेप्ट है, QE mg के इक्वल हो जाएगा अगर बॉल को इक्विलिब्रियम में करना है तो। और सबसे बड़ी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की
वो जो होगी वो डाउनवर्ड होगी। कहाँ होगी? डाउनवर्ड। डायरेक्शन किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, नोट में लिख लो आप। ये अभी एक्चुअली इस चैप्टर में नहीं है, अगले चैप्टर में आएगी, लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है आपको। कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या किया जाता है? पोटेंशियल दे देंगे आपको, पोटेंशियल और डिस्टेंस। तो एक्चुअली वो चीज़ क्या है, कहाँ सही, मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन आपको कई बार न्यूमेरिकल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया जाएगा और डिस्टेंस दे दी जाएगी। तो आप ई की जगह वी अपॉन डी रख देना। वी पोटेंशियल है, इसके बारे में अभी आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ये आगे फॉर्मूला आएगा अगले चैप्टर के अंदर। इसलिए अभी आपको अगर कोई न्यूमेरिकल ऐसा आ जाए कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल नहीं और पोटेंशियल डिफरेंस दे दे, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करता है। तो बच्चों मैं एक बार ये रफ कर लेता हूँ, ठीक है, और फिर एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ मैं, फिर उसके बाद अपन जो है डेरिवेशन पे आ जाएंगे। अब बच्चों हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी कॉन्सेप्ट ही है, पाथ ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी आपको बुक में क्वेश्चन मिलेगा। कैसे उसका पाथ अपन पता करेंगे चार्ज पार्टिकल का, और तो एक्चुअली है क्या टॉपिक में बता देता हूँ। ये 2 प्लेट्स हैं, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से किधर होती है? माइनस की तरफ होती है। प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। क्लियर? अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है कि एक चार्ज पार्टिकल अंदर एंटर कर रहा है। ये चार्ज पार्टिकल है, क्यों ये एंटर कर रहा है? तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा, चलो इसकी इनिशियल में वेलोसिटी 0 है, तो हमें पता है कि चार्ज पार्टिकल जब अंदर एंटर करेगा तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? भाई चार्ज जाना चाहता है इधर, चार्ज इधर की तरफ जाना चाहता है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? नीचे की तरफ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, चार्ज पार्टिकल जाना चाहता है इधर, तो कुल मिलाकर के चार्ज पार्टिकल जो है वो उस पर फोर्स लगेगा और वो नीचे लग रहा है, इसलिए वो ऐसे मुड़ेगा और मुड़ करके फाइनली इस प्लेट से कहीं पे हिट कर लेगा वो। क्लियर? तो बच्चों कहने का मतलब ये चार्ज पार्टिकल जो है इसकी मोशन पैराबोलिक होगी, पैराबोला टाइप, क्योंकि एक्चुअली जाना चाहता है इधर, पर फोर्स नीचे लग रहा है, तो उसका पाथ जो है वो कर्व हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा और पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा। लेकिन हमें इसका पाथ फाइंड आउट करना, प्रूव करना है पैराबोलिक पाथ में ट्रैवल करेगा। तो एक्चुअली इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं मानते हैं, इनिशियल वेलोसिटी पूरी है इसके एक्स डायरेक्शन में। ये 11th में आपने पैराबोला पढ़ा होगा, उसी के जैसा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में निपटा रहा हूँ, कुछ ज़्यादा कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। इनिशियल में एक्स डायरेक्शन में है, पूरी वेलोसिटी इसकी कौन सी डायरेक्शन में? एक्स में, सीधा एस एंटर कर रहा था। तो इनिशियल वेलोसिटी पूरी एक्स डायरेक्शन में है, तो वाई में तो इसकी कोई वेलोसिटी है ही नहीं इनिशियल। तो नीचे की तरफ अगर आपसे इनिशियल वेलोसिटी पूछी जाए तो क्या बताओगे आप? 0 बताओगे। इनिशियल में वाई में कोई वेलोसिटी नहीं है। अब ये चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा था, फोर्स नीचे लग रहा है, ऐसे मुड़ते मुड़ते यहाँ पहुँच गया था। इसने एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो तो है एक्स, और वाई डायरेक्शन में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है? वाई। एक्स डिस्टेंस है एक्स और वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस है वाई। तो अपन ने 11th में पढ़ा था, वैसे वैसे अपन यहाँ पे न्यूटन के इक्वेशन लगाएंगे। पहली बात तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इधर की तरफ कोई फोर्स है ही नहीं, क्योंकि इधर की तरफ कोई फोर्स नहीं, इधर तो एक्सेलरेशन 0 होगा। पर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, इसलिए नीचे फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लग रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन भी नीचे वाई डायरेक्शन में होगा। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैं लिखवा चुका हूँ, QE/m, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब न्यूटन का सेकंड इक्वेशन लगा रहे हैं, ये पढ़ा होगा आपने 11th में, S = ut + ½ at²। तो ये इक्वेशन अपन एक्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन लगाना है, तो एस डिस्प्लेसमेंट की जगह आ जाएगा एक्स। ये तो 11th में पढ़ा हुआ है भाई पैराबोला के अंदर। u इनिशियल वेलोसिटी एक्स वाली आ जाएगी ux टाइम t, और प्लस हाफ a एक्सेलरेशन x वाला आ जाएगा axt², और x वाला एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो ux की जगह ux की वैल्यू क्या है भाई? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है x डायरेक्शन में? u टाइम है t और एक्सेलरेशन 0 है। इससे भाई t की वैल्यू क्या आ जाएगी? x/u। इक्वेशन नंबर इसको 1 दे दो। अब y डायरेक्शन में लगाओ, इन y डायरेक्शन, तो x की जगह आ जाएगा y, ux की जगह आ जाएगा uy t + ½ ay/t², और बस वैल्यू रख दो आप। uy तो 0 है, इसलिए ये पूरा 0 हो जाएगा। uy 0 इसलिए पूरा 0 हो जाएगा। ½ ay कितना है? एक्सेलरेशन कितना है y डायरेक्शन में? ये रहा, QE/m।
और फाइनली टाइम टी की वैल्यू रख दो। टी की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन यू। टी की जगह एक्स अपॉन यू रखोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर हो गया। कुल मिला के ये इक्वेशन आ गया है, ये पैराबोला का इक्वेशन है भाई, हाफ क्यू ई बाई एम एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो वाई प्रोपोर्शनल होगा एक्स स्क्वायर के। तो ये प्रूव हो गया कि चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक। एग्जाम अगर प्रूव करना आ जाए तो आप ऐसे प्रूव कर सकते हो, पैराबोलिक पाथ होगा। क्लियर। फिर एक और छोटी सी चीज़ मैं बता देता हूँ यहाँ पर। देखो बच्चों, एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ आपको कि ये फाइनली चलो ये तो प्रूव हो गया, इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट और निकलता है। ये जो वाई है ना, वाई नीचे मुड़ने का, ये जो नीचे मुड़ रहा है वाई, ये वाई मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हियर, इसके नीचे लिख लेना, मैं तो खाली बता देता हूँ, वाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक्चुअली मास भी क्या, क्यू बाई एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास नहीं करना चाहिए, क्यू चार्ज भी आ रहा है, तो वाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ लिख लेता हूँ मैं, हियर वाई इज प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई एम। क्यू बाई एम को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज, क्यू बाई एम को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। तो वाई प्रोपोर्शनल है क्यू बाई एम के, तो जिसका क्यू बाई एम ज़्यादा होगा तो वो चार्ज पार्टिकल उतना ही ज़्यादा मुड़ेगा, उतना ही नीचे की तरफ मुड़ेगा। और क्यू बाई एम किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, एक्चुअली ड्यूल नेचर का लेक्चर आप देखें, उसके अंदर बताया गया है कि किस चार्ज का क्यू बाई एम ज़्यादा होगा, किसका कम होता है। तो जिसका क्यू बाई एम की वैल्यू ज़्यादा होगी, स्पेसिफिक चार्ज कहता है क्यू बाई एम को, तो उस चार्ज का डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगा। यानी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा एनसीईआरटी की बुक के अंदर जिसमें 4 चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, एक और जल्दी मुड़ गया, तो उनमें से पता करना है कौन सा चार्ज कौन सा है, प्रोटॉन, एक अल्फा पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पता करना है। तो इसी पे मैं बात कर लेता हूँ। क्या फिर ये एग्ज़ाम में इतना करना नहीं पड़ेगा लफड़ा, आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, तो डायरेक्ट याद रख लेना आप, टाइम बच जाएगा इससे। तो मैं क्यू बाई एम जो है एक एक पार्टिकल के मैं बता देता हूँ। 4 तरह के पार्टिकल्स काम आएंगे भाई, 4 पार्टिकल्स होते हैं। देखो 4 पार्टिकल्स होते हैं, Q और M की बात कर रहे हैं अपन। एक होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है और मास इलेक्ट्रॉन का Me होता है। एक होता है प्रोटॉन। ये एक बार बच्चों याद कर लो, ये मैग्नेटिज्म के चैप्टर में हर जगह ये बार बार स्पेसिफिक चार्ज आएगा, क्यू बाई एम, बार बार आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए एक बार याद कर लो इस चीज़ को। फिर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का चार्ज भी E होता है, खाली इसका माइनस E होता है, इसका प्लस E होता है। अगर कहीं वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो माइनस लगाना, इसका प्लस लगाना। प्रोटॉन का मास होता है mp। फिर 2 पार्टिकल और होते हैं, एक होता है ड्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम का जो चार्ज होता है वो होता भाई E है। ड्यूटेरियम क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन मिलकर के 1H1 हाइड्रोजन का आइसोटॉप होता है। तो इसमें एक प्रोटॉन होता है, इसलिए 4 तो प्रोटॉन के इक्वल है, पर एक न्यूट्रॉन भी होता है, 1H2 होता है ड्यूटेरियम, 1H2। तो इसका मास डबल होता है प्रोटॉन का, तो इसका मास प्रोटॉन का डबल होता है, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल तो भाई हीलियम होता है, हीलियम या अल्फा पार्टिकल, इसका चार्ज होता है डबल और मास होता है 4 टाइम्स, ये याद रख लो बच्चों। तो अगर मैं आपसे कहूँ क्यू बाई एम बताओ क्या होगा, सबके लिए क्यू बाई एम निकालो। तो इसके लिए करोगे तो ई बाई एम आएगा, इसके लिए डिवाइड करोगे तो ई बाई एम पी, और इसके लिए डिवाइड करोगे तो ई बाई 2 एम पी, और इसके लिए डिवाइड करोगे तो ये 2 से 4 कट जाएगा, तो इसके लिए ये आएगा ई बाई 2 एम पी। यानी इन दोनों का तो आपस में इक्वल है, स्पेसिफिक चार्ज क्यू बाई एम इन दोनों का बराबर है, इन दोनों का बराबर है। फिर इसमें अपॉन में 2 आ रहा है, इसमें अपॉन में कुछ नहीं आ रहा है भाई, इन दोनों में तो अपॉन में 2 आ रहा है। 2 आने का मतलब ये छोटा है, ये छोटा है, इससे जस्ट बड़ा ये, क्योंकि अपॉन में मास जो है एम पी आ रहा है और इधर 2 एम पी आ रहा है। 2 एम पी का डिवाइड करोगे तो आंसर छोटा हो जाता है। तो ये दोनों का सबसे कम होगा स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज सबसे कम किसका होता है, ये दोनों का बराबर होगा भाई, अल्फा का और किसका, न्यूट्रॉन का। क्यू बाई एम अल्फा और न्यूट्रॉन का बराबर होता है, बराबर। इससे ज़्यादा इसका होगा प्रोटॉन का, प्रोटॉन का इससे ज़्यादा। और इलेक्ट्रॉन का मास तो सबसे कम होता है, तो मास सबसे कम तो डिवाइड करोगे तो आंसर सबसे ज़्यादा क्यू बाई एम इलेक्ट्रॉन का आएगा। तो क्यू बाई एम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का आएगा, तो वाई जो है वाई भी किसका ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा। यानी इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी मुड़ जाएगा, सबसे जल्दी मुड़ के प्लेटों पे टकरा जाएगा।
फिर इसके बाद आएगा प्रोटॉन, इसके बाद आएगा अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन। तो इसी का एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है बच्चों, बहुत काम की चीज़ें बता रहा हूँ मैं। ऐसा मैं अगर चाहूँ तो फिर फटाफट टॉपिक कंप्लीट करके आगे भी बढ़ सकता हूँ, मतलब डेरिवेशन करवा दूँ आपको। ठीक है, लेकिन कहने का ही देखो, आप इतने सारे अपन कॉन्सेप्ट कवर करेंगे तभी एग्जाम में अपन क्वेश्चंस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, है ना। एक बहुत बुक के सारे जो कॉन्सेप्ट हो रहे हैं वो सारे आपको साइड के कॉन्सेप्ट्स बताए जा रहे हैं, तो ये नोट डाउन कर लो। ये हटा देता हूँ। आप देखना कि एनसीईआरटी बुक के अंदर है ना, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 पार्टिकल्स आर एंटरिंग बिटवीन दी चार्ज्ड प्लेट्स। बुक देखना, ठीक है। 3 पार्टिकल्स एंटर हो रहे हैं, उसमें एक पार्टिकल या इधर जा रहा है, इसको मैं कह देता हूँ 2 नंबर, एक पार्टिकल यहाँ जा रहा है 1 नंबर, और एक पार्टिकल और आगे जा रहा है 3 नंबर। और ये तीनों पार्टिकल कौन कौन से, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। अब आपको पता लगाना कौन सा अल्फा है कौन सा प्रोटॉन है। तो जो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है भाई वो तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ ही तो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, नेगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव की तरफ ये दोनों जा रहे हैं, तो ये दोनों तो पॉजिटिव चार्ज है। और प्रोटॉन और अल्फा पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना। और नेगेटिव कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ भाई, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है इसीलिए वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ। तो 2 नंबर तो इलेक्ट्रॉन है, ये तो हमें पता चल गया, 2 नंबर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों में से एक प्रोटॉन और एक अल्फा है, तो अपन को ये पता करना है कि देखो वाई किसका ज़्यादा होगा। वाई मतलब जल्दी मुड़ गया, जो जल्दी ज़्यादा मुड़ गया उसका वाई ज़्यादा है भाई। ये जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना, तो ये तो खाली ये यहाँ आके इतना सा ही मुड़ा है, और वो देखो पूरा मुड़ गया इस जगह पे, तो इसका वाई ज़्यादा है 1 नंबर का। तो वाई उसी का ज़्यादा होता है जिसका Q/m ज़्यादा होता है। तो Q/m किसका ज़्यादा है, Q/m प्रोटॉन का ज़्यादा है कि अल्फा का ज़्यादा है, तो Q/m प्रोटॉन का ज़्यादा है। तो इसलिए का मतलब ये जो जल्दी जो मुड़ा वो प्रोटॉन होगा, क्योंकि इसका Q/m ज़्यादा है, इसलिए वाई भी ज़्यादा होगा। और उसके जस्ट बाद में ये लास्ट बचा हुआ हमारे पार्टिकल नंबर 3 जो है अल्फा पार्टिकल है, बस इतना सा। ये वाई डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन का होता है, फिर उसके बाद होता है प्रोटॉन का, ये चीज़ याद रख लो। उसके बाद अल्फा और न्यूट्रॉन का नंबर आता है। क्लियर। तो इसको मैं रफ कर लेता हूँ। फिर अब एक लास्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ जो आपको कहीं न्यूमेरिकल्स में मिल सकता है, बाकी तो फिर कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। फिर अपन डेरिवेशन पे आ जाएंगे। बच्चों देखना, एक इस तरीके का क्वेश्चन मिल सकता है आपको कहीं पे। इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक बॉल लटकी हुई है, चार्ज बॉल। अब ये चार्ज बॉल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इस चार्ज पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा। फोर्स लगने की वजह से ये चार्ज बॉल जो लटकी हुई है ये इधर नहीं रह करके थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, ये थीटा एंगल पे मुड़ गई। इधर क्यों मुड़ी है, क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसलिए इस पर ये इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए इधर की तरफ इस पर फोर्स भी लगेगा QE। कितना लगेगा फोर्स, QE। क्लियर। आप वेक्टर लगाओ मत लगाओ, अगर नेगेटिव बॉल होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट उधर की तरफ जाती है, पॉजिटिव है इसलिए इधर की तरफ जाएगी ये, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, Q लिखा है मैंने ये। अच्छा, इसका वेट कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा, mg। और स्ट्रिंग में टेंशन भी होगा, ऊपर की तरफ T टेंशन भी लगेगा, T। तो अगर मैं इसको कंपोनेंट में तोड़ूँ, T को कंपोनेंट में तोड़ते हैं अपन, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा बच्चों, ये थीटा होगा। तो T का इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा, T cos थीटा, और इधर वाला कितना होगा, T sin थीटा। तो अगर आप बाई चांस कोई न्यूमेरिकल देखो इस तरीके का, तो T sin थीटा तो किसके बराबर हो जाएगा, QE के। भाई ये उधर वाला फोर्स है T sin थीटा और इधर वाला फोर्स है QE, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। और T cos थीटा किससे बैलेंस हो जाएगा, mg से। तो बस ये कंप्लीट हो गया। अब डिवाइड करके आप आंसर निकाल सकते हो फाइनली, जो भी पूछा जाए आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी आपको मिलेगी। कुल मिलाकर के अपन ने ये सारे टॉपिक्स कवर अप कर दिए हैं। इसके बाद बच्चों अपन अब अगले जो लेक्चर होगा उस लेक्चर के अंदर अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसके ऊपर टॉर्क फाइंड आउट करेंगे, वर्क भी फाइंड आउट करेंगे। अगला लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए एग्जाम में डेरिवेशन हर साल आता है। तो आप ये इसको रिवाइज करें, देखें, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करने की कोशिश करें। अगले लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे। अभी अपन छोटे छोटे लेक्चर्स ही कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसलिए आप थोड़ी हैबिट डालें इसको और पीछे रिवाइज करें। धीरे धीरे फिर बर्डन बढ़ता रहेगा आप लोगों पे। थैंक यू।